हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। पिछले लेसन में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझा था। उसमें बेसिकली आप तीन तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते थे। या तो आप हर कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दें, या तो उनके डेटा टाइप चेंज कर दें, या फिर नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही चेंज कर दें। मेथड ओवरलोडिंग में भी आप यही तीन चीजों से ओवरलोडिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में तो आप एक ऑब्लिगेशन के अंडर आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम जैसा ही होगा। तो अगर आप दो कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। पर मेथड ओवरलोडिंग में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हर मेथड का नाम एक ही रखें। आप चाहे तो हर मेथड के नाम डिफरेंट बना सकते हैं, तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आप चाहते हैं एक ही नाम के मेथड्स हों और वो बेसिकली एक ही तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर मेथड ओवरलोडिंग यूज करिए और इन तीन चीजों से आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बनाया है क्लास प्रोडक्ट, जिसमें पहला मेथड है पब्लिक इंट गेट प्रोडक्ट और उसमें एक आर्ग्यूमेंट वो मांग रहा है इंटीजर टाइप का। तो वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका स्क्वायर, एक तरह से वैल इनटू वैल वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप इस मेथड का इंट है, तो इसको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। और कोई भी मेथड अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करता है। जैसे ही किसी मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, वो मेथड का एग्जीक्यूशन तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। मतलब ये मेथड जैसे ही कॉल होगा, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है, ये जैसे एग्जीक्यूट होगी तो ये मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसके नीचे और भी 100 या 1000 कितनी भी स्टेटमेंट्स होती, ये मेथड इस लाइन के बाद टर्मिनेट हो जाता। तो मैंने ये मेथड बनाया पब्लिक इंट, जो इंट रिटर्न कर रहा है और एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का। फिर मैंने एक और मेथड बनाया सेम नाम का, जो दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट कर दे रहा है। ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं इन दोनों में। फिर उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया सेम नाम का, जो डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है और डबल टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, रिटर्न वैल इनटू वैल। इन दोनों का काम बेसिकली सेम है, मगर कंपाइलर इन दोनों को डिफरेंट मेथड कंसीडर करेगा, क्योंकि इनके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। फिर मैंने ऐसा ही एक और मेथड बना दिया, जो दो डबल वैल्यूज ले रहा है, उनका प्रोडक्ट प्रिंट कर रहा है और जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो अगर मैं इन मेथड्स का यूज करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा अपने कोड में। मैं एक और क्लास मान लीजिए बनाता हूं, उसमें मेन मेथड है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया प्रोडक्ट OB1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। फिर अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा। ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है तो हम इसे ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट 1.get प्रोडक्ट, एक इंटीजर वैल्यू भेज देंगे जो वैल में जाके स्टोर हो जाएगी। ये रिटर्न करेगा 10 into 10, जो होगा 100, और वो वैल्यू इसमें वापस आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक तरह से यही दिखाया है कि ये मेथड जब एग्जीक्यूट हो, जो वैल्यू रिटर्न हो वो एक इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू SQ में आके स्टोर हो जाए। अगर कोई मेथड कुछ भी रिटर्न कर रहा है तो आपको ऐसी ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है और जो रिटर्न कर रहा है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अब अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मैं नॉर्मली करूंगा OB1.get प्रोडक्ट, दो वैल्यूज भेज दी, वैल 1 में 10, वैल 2 में 20। फिर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, और इस मेथड को कॉल करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसा ही है, मगर इसमें आपको कुछ और फ्रीडम्स भी मिल जाती हैं। अब हम आते हैं स्टैटिक कीवर्ड के यूज और एप्लीकेशंस को समझते हैं। स्टैटिक कीवर्ड मैंने वैसे आपको बता ही दिया था कि डेटा मेंबर्स अगर कॉमन एक है एक क्लास के, उन्हें क्लास मेंबर्स भी कहते हैं। उनको डिफाइन करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है।
और अगर आप चाहें कि आप स्टैटिक मेथड्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेन मेथड स्टैटिक होता है, तो आप मेन मेथड्स को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो स्टैटिक से दो चीजें तो आपको पहले से ही पता है जो बनती हैं। एक चीज में और स्टैटिक यूज होता है और वो है स्टैटिक ब्लॉक बनाने में। जैसे मैंने आपको एनोनिमस ब्लॉक बताया था, उसमें कोई नाम नहीं होता है। स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए आप एनोनिमस ब्लॉक से जस्ट पहले स्टैटिक लिख देंगे। बेसिकली सारा काम सेम ही है। एनोनिमस ब्लॉक में कॉमन कोड होता था, हर कंस्ट्रक्टर में वो आके अपने आप पेस्ट हो जाता था क्लास लोडिंग के टाइम पे। इस केस में स्टैटिक ब्लॉक का काम है स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर तो इंस्टेंस मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया टिकटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। टिकटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक क्यू होती है और काउंटर पे एक आदमी बैठा रहता है। वो हर एक आदमी के आते आते काउंटर इंक्रीज करता रहता है और उसको उस काउंट का टिकट दे देता है। पहला आदमी आया, टिकट काउंटर 1 हो गया, टिकट काउंट 1 हो गया। फिर अगला आदमी आया, टिकट काउंट 2 हो गया, उसे 2 नंबर का टिकट मिल गया। तीसरा आया, टिकट काउंट 3 हो गया, उसको तीसरे नंबर का टिकट मिल गया। इसी तरह से काउंटर एक क्लास मेंबर है, आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। मगर जो हर आदमी को अलग से टिकट नंबर मिल रहा है वो उसका इंस्टेंस मेंबर है। तो मैंने एक इंस्टेंस मेंबर बनाया प्राइवेट इंट नंबर, और एक काउंटर का नंबर डेटा मेंबर बनाया प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंटर। स्टैटिक ब्लॉक बनाया जिसमें स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो बेसिकली यही कर रहा है कि वो काउंटर की वैल्यू को +1 कर रहा है। प्लस प्लस काउंटर का काम मतलब यही होता है कि वो असली में जो काउंटर की वैल्यू उस समय थी उसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, और काउंटर में वो नई वैल्यू स्टोर कर देगा। काउंटर अगर 1 था तो प्लस प्लस काउंटर के बाद काउंटर 2 हो जाएगा और वो नई वैल्यू नंबर में स्टोर हो जाएगी। फिर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बनाया system.out.println, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नंबर इक्वल्स टू प्लस नंबर। ये इंस्टेंस मेंबर है, क्लास का मेथड है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। एक मैंने स्टैटिक मेथड बना दिया है जिसको हम क्लास नेम से कॉल करेंगे, और वो केवल इस काउंटर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इस क्लास को यूज करने के लिए मैंने बनाई एक दूसरी क्लास, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टिकट T1 इक्वल्स टू न्यू टिकट। T1 डॉट डिस्प्ले से वो T1 का टिकट नंबर डिस्प्ले कर देगा। T1 का टिकट नंबर क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट है नंबर इक्वल्स टू प्लस प्लस काउंटर। काउंटर की वैल्यू यहां 0 हो गई थी क्लास लोडिंग के टाइम पे, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर नंबर हो गया +1, नंबर हो गया, और वो आ जाएगा T1 में। T1 डॉट डिस्प्ले से नंबर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। टिकट T2 इक्वल्स टू न्यू टिकट, नया ऑब्जेक्ट बना। T2 डॉट डिस्प्ले जब कॉल होगा तो नंबर इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू पहले 1 हो गई थी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद। T2 को भी वही काउंटर की वैल्यू दिखेगी। वो उस काउंटर की वैल्यू को कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते समय नंबर में इंक्रीमेंट करके डाल देगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, नंबर में आ जाएगा 2। T2 डॉट डिस्प्ले से वो वैल्यू डिस्प्ले होगी, नंबर इक्वल्स टू 2। अब मैंने इंट काउंट बनाया एक वेरिएबल जिसमें टिकट डॉट गेट काउंटर कॉल किया, जो स्टैटिक मेथड था। उसने रिटर्न कर दी काउंटर की वैल्यू जो इस समय 2 थी, और फिर मैंने वो वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये है मेथड ओवरलोडिंग और स्टैटिक कीवर्ड के एप्लीकेशंस।